एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री के केवल उन टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राउल्ट का नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये पूरा क्वेश्चन बच्चों आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। चलिए पहले मैं इसको देखिए ओरल समझा रहा हूँ, फिर डायग्राम के माध्यम से आपको इसके रियल फील को समझाऊंगा। तो बच्चों राउल्ट के नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल अंश के बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल अंश के बराबर होता है। चलिए अब मैं देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 बर्तन लिए हैं, पर एक बर्तन में क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक यानी जल है, और दूसरे बर्तन में कोई विलयन है। विलयन का मतलब मान लीजिए इसके अंदर कोई नमक वगैरह घुला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्योर वाटर है, और ये क्या बच्चों, ये आपका मिक्सर यानी ये विलयन है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जब हम इन दोनों बर्तनों को अगर हम समान टेम्परेचर पर गर्म करें, यानी एक ये वाला बर्तन है, एक दूसरा ये वाला बर्तन है, जब हम इनको समान टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे जैसे ये गर्म होगा बच्चों, ये वाटर और ये विलयन, तो इसके अंदर क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, वाष्प, यानी जिसको आमतौर पर हम भाप कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है बच्चों कि अगर जब इनको समान टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा यानी इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो वाष्प बनेगी वो वाटर के अंदर बनेगी, यानी शुद्ध विलायक के अंदर बनेगी, या फिर विलयन के अंदर बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि हमने इसको 10 मिनट गर्म करा, समान टेम्परेचर यानी बिल्कुल समान ताप पर हमने इसको गर्म करा, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर किसके अंदर वाष्प ज़्यादा बनेगी, इसके अंदर या इसके अंदर। तो मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, जो आपका शुद्ध विलायक है उसके अंदर वाष्प ज़्यादा बनेगी। रीजन क्या है ज़्यादा बनने का वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जब आप बच्चों हम इसको समान टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, ठीक है, या लगभग 10 मिनट हम जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो वाष्प होगी वो ज़्यादा बनेगी, ठीक है, समझ में आ रही है। और इसी वाष्प का जो दाब होता है, इसी वाष्प का जो दाब होगा इस विलयन पर या इस बर्तन की दीवारों पर, क्योंकि यहाँ पर वाष्प बन गई है, वाष्प गैस की फॉर्म में होती है, तो सब को क्या लगाती है कि दाब लगाएगी, इस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाएगी, और नीचे वाटर पर भी क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, ठीक है, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो शुद्ध विलायक के अंदर जो वाष्प दाब है बच्चों वो क्या है, P0 है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इसको 10 मिनट तक हमने माना कि गर्म किया, तो इसके अंदर भी क्या बनेगी बच्चों, वाष्प बनेगी। लेकिन बच्चों इसके अंदर जो वाष्प बनेगी वो विलायक की अपेक्षा थोड़ी कम बनेगी, ठीक है। रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन ये होता है कि जब हम किसी पदार्थ को वाटर के अंदर घोलते हैं, जैसे नमक को पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो वो घुलता 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 इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं हमको दिखना भी बंद हो जाते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ पार्टिकल नमक के, ठीक है, जो हम आँख से दिखाई नहीं देते, हमें तो लग रहा है कि नमक 100% घुल गया है, ठीक है, तो वो कहाँ आते हैं, तो इसके सरफेस पर आ जाते हैं, यानी विलयन के सरफेस पर वो पार्टिकल आ जाते हैं, जो भी आपने विलय पदार्थ के अंदर घोला, चाहे वो नमक हो चाहे वो चीनी हो, ठीक है। तो जब इसको बच्चों हम गर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जब नीचे से अब इसको हम गर्म करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हीट कहाँ आएगी, सबसे पहले हीट आएगी जो नीचे वाले जल के पार्टिकल है उन पर हीट आएगी, ठीक है। तो जब ये जल के पार्टिकल जब ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, जब ऊपर को जाएंगे, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो बाहर निकल जाएंगे वाष्प के रूप में, लेकिन कुछ पार्टिकल बच्चों ऐसे होंगे वाटर के जो इन कणों से टकरा करके, कणों से टकराएंगे, टकराने के बाद बच्चों इसी में आ जाएंगे, यानी वो एकदम वाष्प में चेंज नहीं हो पाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है बच्चों कि ज़्यादातर जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, ठीक है, इसे विलय पदार्थ का आपने इसके अंदर जो भी मिलाया है, नमक वगैरह या चीनी वगैरह, ठीक है, उसके पार्टिकल टकराने के बाद वो नीचे ही आ जाते हैं, ठीक है। जब नीचे आ जाते हैं वो वाटर की फॉर्म में रह जाते हैं वो, यानी यहाँ पे वो वाष्प नहीं बन पाते। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो नहीं टकराते, ऊपर वाष्प बन जाते हैं, ठीक है। तो जबकि इसके अंदर ऐसा कोई फिनोमेना होता नहीं है, क्योंकि ये तो प्योर वाटर है, जितना भी मॉलिक्यूल वाष्प में चेंज हो रहा है तो 100% ऊपर को जाते हैं, ठीक है। सही में आप लोग को मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, विलयन में कुछ वाष्प क्या होता है बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है बच्चों वो कम होता है। मान लीजिए विलयन का जो वाष्प दाब है बच्चों PS है, क्या है, PS है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे समझे, यहाँ पे जो P0 होगा, यानी जो P0 है बच्चों, ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी
और जो PS होगा बच्चों वो कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से कुछ ज़्यादा होता है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब का अवनमन। डिफरेंस कैसे देखिए, अगर हम बात करें P0 माइनस PS की, तो ये जो होगा बच्चों इसको हम बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब का अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी। ठीक है, क्योंकि P0 ज़्यादा है PS कम है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों ये है वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा के लिख देता हूँ, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों P0 माइनस के PS, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाता है बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये शुद्ध विलायक है, ये विलयन है। ठीक है, विलयन का इसका मतलब या तो नमक या चीनी वगैरह घुला हुआ है। ठीक है, अब ये शुद्ध विलायक के अंदर कुछ भी नहीं घुला है। मान लीजिए समान टेम्परेचर पर हमने दोनों को गर्म किया, इसको भी गर्म किया, इसको, ठीक है, इसको भी गर्म किया, तो 10 मिनट तक जब हम गर्म करेंगे दोनों को समान टेम्परेचर पर, तो बच्चों जो शुद्ध विलायक है उसके अंदर वाष्प दाब कुछ ज़्यादा होगा, उसके अंदर वाष्प दाब कुछ ज़्यादा होगा और विलयन के अंदर वाष्प दाब कुछ कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों के वाष्प दाब का जो अंतर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों वाष्प दाब का अवनमन। यानी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसकी, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम कहते हैं विलयन का वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों क्या होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन। देखिए इसका जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है P0 माइनस के PS अपॉन P0। फार्मूला देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो देखो ये जो P0 माइनस के PS ये क्या होता है, ये होता है वाष्प दाब का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है। और ये जो P0 है केवल अपॉन में, ये क्या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों, वही कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। परिभाषा कैसे बनेगी, परिभाषा बच्चों ऐसे बनेगी, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन मतलब P0 माइनस के PS तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0 का जो अनुपात होता है वही कहलाता है बच्चों आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो ये फार्मूला बच्चों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का, और ये फार्मूला बच्चों वाष्प दाब के अवनमन का। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब राउल्ट के नियम को सुनिए, राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी ये वाला फार्मूला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है या फिर बराबर होता है। ज़्यादा बेटर है कि आप बोलें कि बराबर होता है। ठीक है, यानी फार्मूला ये बनेगा, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम अनुसार, ठीक, क्या देखिए कैसे फार्मूला बनाएंगे, देखिए P0 माइनस PS अपॉन P0 यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, विलयन में विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। विलय जो पदार्थ विलयन में घोला गया है, जैसे नमक है, चीनी, वो विलय है। ठीक है, तो अगर इसकी मोलों की संख्या n माने विलय पे, ठीक है, तो विलयन में कुल कितने मोल, विलयन में जो मोल अंश बच्चों विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, तो ये क्या बच्चों विलय का मोल अंश है, विलय का मोल अंश है। ठीक है, जहाँ n जो बच्चों स्मॉल n है ये विलय के मोलों की संख्या, यानी जो स्मॉल n है ये बच्चों विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या। और जो कैपिटल एन है बच्चों ये है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये है राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट। अभी लिख के समझाऊंगा तो सुनो समझे। देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो देखो आप देख पा रहे हो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला है। ठीक है, विलयन में विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये जो फार्मूला होता है विलय के मोल अंश का फार्मूला है। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट है किसके, राउल्ट के नियम का। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, लिखेंगे, देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल अंश के
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। क्या देखिए, वास्तव दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी ये वाला फार्मूला, ठीक है, बिलियन में विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ पर लिख दिए बराबर होता है, ये भी अच्छा जाए ना, मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, ये भी फार्मूला इसी का हो गया, यानी इसी के लैंग्वेज है, कोई अंतर नहीं चीज़ में। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है किसका, राउल्ट के नियम का। फार्मूला बच्चों ये बनता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का जो फार्मूला है बच्चों ये बनता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या है उसको समझ लीजिए। तो देखिए हेडिंग लगाएंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए सीमाएं क्या है इसको समझिए, लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि जो राउल्ट का नियम होता है ये तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। मतलब ये बहुत पतले विलयनों पर लागू होता है। पतले विलयन कौन से होते हैं, जिनके अंदर विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो विलायक की तुलना में। पहली बात आपको समझ में आई, यानी पहली स्टेटमेंट जो पहली जो लिमिट है बच्चों ये है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर यानी बहुत पतले विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, क्योंकि सांद्र विलयन जो होते हैं बच्चों राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला तो नियम पहली सीमा बच्चों ये है कि यह केवल तनु मतलब बहुत पतले विलयन है ना, तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, दूसरी लिमिट देख लीजिए। दूसरी लिमिट बच्चों ये है वैद्युत अपघटयों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, वैद्युत अपघटन क्या होते हैं, वैद्युत अपघटन बच्चे ऐसे पदार्थ होते हैं और उनको वाटर के अंदर घोला जाए तो वो घुल जाए, घुलने से उससे क्या मिले, वहाँ आयन मिले। क्या मिले, आयन। जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, ब्रेक होगा वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा Cl बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये पानी के अंदर घुलेगा बच्चों तो इसके अंदर जो इसके पार्टिकल हैं Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है समझ में आ रही है आप लोग में, तो पार्टिकल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। और राउल्ट का नियम इस बात को फॉलो नहीं करता है, यानी विलय जो ही मिला इसके अंदर जो कण है वो कण रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो कणों की संख्या बढ़नी चाहिए न कणों की संख्या घटनी चाहिए। समझ में आप लोगों को, यानी न कणों की संख्या बढ़े विलयन में न कणों की संख्या घटे। जबकि वैद्युत अपघटन की बात करते हैं तो इससे कणों की संख्या होती है बढ़ जाती है, कि वो वियोजित हो जाते हैं अपने आयनों में। ठीक है, एक पार्टिकल से देखो दो पार्टिकल आपको दिखाई दे होंगे, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यही कहते हैं बच्चों कि यह वैद्युत अपघटन के विलयनों पर लागू नहीं होता है। तीसरी लिमिट बच्चों ये है कि ये ऐसे पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुलित हो जाते हैं। संगुलित मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये था, दूसरा पार्टिकल ये मिलाया, मिल करके क्या बन गया, AB हो गया। क्या हो गया, AB, मतलब एक पार्टिकल बन गया, यानी कि क्या हो गया, इकट्ठा हो गए, संगुलित हो गए, यानी दो पार्टिकलों से एक पार्टिकल बन गया। तो ये ऐसे पदार्थों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो तीसरी लिमिट बच्चों ये थी कि ये ऐसे पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो पदार्थ विलयन में संगुलित हो जाते हैं। संगुलित मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। और ऐसों पर भी लागू नहीं होता, ठीक है, जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं, और वो कौन होते हैं, वैद्युत अपघटय होते हैं। और इसी कहते हैं कि ये वैद्युत अपघटय के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये लागू किस पर होता है वो मैंने आपको बताया, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो ये तीन इसकी लिमिट थी बच्चों, वो मैंने आपको बताई। ठीक है, और इसका जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बताया, फार्मूला बच्चों राउल्ट के नियम का ये है। ठीक है, और ये वास्तव का अवनमन और वास्तव का आपेक्षिक अवनमन कैसे मैंने आपको समझा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।